साथ अलका सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को कहा कि अगर उन पर लगा एक भी आरोप साबित हुआ तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पहलवान उनके बच्चों की तरह हैं और वो उनको दोष नहीं देंगे क्योंकि उनकी सफलता में उनका भी खून पसीना लगा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यहां रामनगर इलाके के महादेव ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि एक बार फिर कह रहा हूं, अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि 4 महीने हो गए वो मेरी फांसी चाहते हैं, लेकिन सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही तो वो अपना पदक लेकर गंगा बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वाले गंगा में पदक बहाने से बृजभूषण को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो वो मुझे स्वीकार्य होगा। वहीं 12 जून को बिहार के पटना में विपक्षी दलों के होने वाली बैठक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। झारखंड के सीएम ने विपक्षी दलों की बैठक के बारे में बोलते हुए कहा कि जब विपक्ष के सभी लोग होंगे तो हम भी होंगे। जब विपक्ष के सब लोग हैं तो हम भी हैं। और कुछ और? सर, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने, कोई खास वजह? वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा का नेतृत्व सक्षम नहीं है। पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने सदन में और सदन के बाहर ये प्रमाण नहीं दिया कि वो मजबूत विपक्ष है। उनके पास विधायकों की संख्या ठीक है, फिर भी वो सभी मुद्दों पर फेल हुए। जनता बीजेपी से उम्मीद खो चुकी है। भाजपा का जहां तक राजस्थान में हाल है, आज मुझे मालूम है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं और उनके आने से मुझे लगता है कि ये बात साफ दिख रही है कि जो भाजपा का राजस्थान का नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है विपक्ष की भूमिका निभाने में। पिछले 4.5 साल में सदन के अंदर सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहीं प्रमाण नहीं दिया कि वो एक मजबूत विपक्ष है। संख्या बल ठीक ठाक है उनके पास विधायकों का, फिर भी हर मुद्दे पर मुझे लगता है जो एक जनता उम्मीद करती है, क्योंकि एक प्रभावशाली विपक्ष लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है, उस चीज में पूरी तरह फेल हुए हैं। और आपस में इतना खींचतान मैं समझता हूं है, इससे जनता भी उम्मीद भाजपा से बिल्कुल खो चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। अब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन पार बीजेपी बिल्कुल पड़ने वाली नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल भाजपा का जहां तक वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी भू माफिया बन गई है। मैं ये कहूंगा कि लेखागार से रजिस्ट्री निकलवा लीजिए, किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भू माफिया बनकर आए हैं। सबसे बड़ा भू माफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वो बीजेपी के लोग हैं। मैं आपके सामने इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी भू माफिया बन गई है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं। मुख्यमंत्री जी यहां आए थे मैनपुरी, सरकार पूरी यहां थी। मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए, किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भू माफिया बनकर के आए। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की है? सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए। समाजवादियों का या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनी कब्जा करवाएगा। तालाब कब्जा हो गए, आप देख लीजिए। अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लेना वो तालाब नहीं, वहां प्लॉटिंग हो जाएगी। वहीं नई दिल्ली में पहलवानों के साथ कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पहलवानों ने जंतर मंतर पर नवनिर्मित सांसद भवन की ओर से
मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई थी। बनर्जी रैली में शामिल हुई जो हजारा रोड से शुरू हुई और रविंद्र सदन में समाप्त हुई, जिसमें वी वांट जस्टिस लिखा था। पूर्व महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कुलता घोष जस्तीदार और शांति मलिक के साथ साथ पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अलविटो डी कुन्हा, रहीम नबी, दीपेंदु विश्वास और अन्य खेल हस्तियों और आम लोगों के साथ बनर्जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रैली में हिस्सा लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि या खराब छवि वाले ठेकेदारों को सिंचाई परियोजना के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि निर्देश को लागू न करने पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आपराधिक माफिया प्रवृत्ति, खराब छवि के लोग सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की ठेकेदारी में कतई न प्रवेश कर पाए। ठेकेदार चुनते वक्त बारीकी से इसकी पड़ताल करनी चाहिए। यदि ऐसा होता पाया गया तो उसमें किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता मिली तो उसके खिलाफ मिली भगत का दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंदिरों की स्वच्छता पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि हमारा देश ऐसा है जहां विशेष रूप से हिंदू समाज के जो मंदिर हैं वहाँ स्वच्छता नहीं होती, वहाँ धर्मशालाएं अच्छी नहीं होती। मैं विदेशों में गया, वहाँ के गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघरों में देखा, वहाँ के वातावरण देखकर मुझे लगता है कि हमारी श्रद्धा के स्थान अच्छे होने चाहिए। मुझे जब मौका मिला तो मैंने महाराष्ट्र के 12,000 करोड़ के पालकी मार्केट का निर्माण कराया। मुझे इस बात को हर समय महसूस होती है कि हमारा देश ऐसा है कि विशेष रूप से हिंदू समाज के जो हमारे मंदिर है वहां हम जाते तो स्वच्छता नहीं होती, वहां धर्मशालाएं अच्छी नहीं होती। मैं लंदन में गया था गुरुद्वारे में, इटली में, रोम में मैं चर्च में गया था और अनेक जगह पर मस्जिदें मैंने अनेक देशों में देखी। वहां का वातावरण, साफ सुथरापन, ये देखकर मुझे हर समय ऐसा लगता था कि हमारे जो श्रद्धा स्थान है वो अच्छे होने चाहिए। और मुझे जब इस बात का मौका मिला तो मैंने जैसे अभी महाराष्ट्र में देहू आळंदी से पंढरपुर तक 12,000 करोड़ के पालकी मार्ग का निर्माण किया। ये काफी पूरा होते रहा है। फिर तुळजापुर, गांडापुर, अक्कलकोट, माहूर, जो हमारे श्रद्धा स्थान है वो महाराष्ट्र की हमने अच्छे रोड से जोड़ने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी सहित आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें ये नियंत्रित कर रहे हैं। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, was simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. And that's why we decided to walk from the southernmost tip of India to Srinagar. And when we started,
I thought, okay, देखेंगे क्या होता है. After 5 or 6 days, we realized that actually walking 4,000 kilometers is not an easy thing. You know, and I had an old knee injury that started to act up. So I said, now I'm in real trouble because there's no choice. One has to walk, and I'm having quite a lot of pain. And then quite a surprising thing happened. I started noticing that after walking 25 kilometers is more than half a marathon. So after walking 2-3 weeks, every day 25 kilometers, I suddenly realized one afternoon that it's strange, but I'm not feeling tired at all. We walked nothing compared to Guru Nanak Ji. I read somewhere that Guru Nanak Ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. Right? And I can say the same. I can say the same for my friends from Karnataka, Basavana Ji, my friends from Kerala, Narayana Guru Ji. Yeah, so every state in India has had these giants. Adi Shankaracharya, everywhere. I mean, and every single one of them said, listen to each other, be respectful, not just of your own religion, not just of your own language, not just of your own culture. Be respectful for all cultures, all religions, all languages, because they are in fact the same. And the assault that is taking place in India, it's taking place on our way of life. Sam Pitroda ji said that he grew up with all people living happily. Different languages, different religions. And that is what is being attacked. Also, the tradition in India, and again something. वहीं CGPSC में हुए भर्ती घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया गया। स्थानीय हड़ताली चौक अंबिकापुर में भाजयुमो ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद भूपेश सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने रैली के रूप में पुलिस बैरिकेड पर पहुंचे, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस अवसर पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए युवा मोर्चा सड़क पर है। युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। भूपेश और टामन सिंह सोनवानी के साठगांठ से जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, पैसे के लेन देन करते हुए जो पीएसयू में नियुक्ति हुई है, इसको निरस्त करने की मांग और न्यायिक जांच करने की मांग, साथ ही साथ टामन सिंह सोनवानी का नार्को टेस्ट हो, ये मांग को लेकर हम आज आंदोलन करने आए थे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया जाएगा, हम इस लड़ाई को अलग अलग आंदोलन के माध्यम से जारी रखेंगे। भ्रष्ट भूपेश और टामन सिंह सोनवानी वहीं देश के शीर्ष स्तर के पहलवानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हटा दिया था। हरियाणा राज्य से आने वाले इन पहलवानों को किसान संगठनों का भी समर्थन मिला। इसमें टिकैत भाइयों ने अग्रणीय भूमिका निभाई। विजेंद्र सिंह बेनीवाल एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज हैं। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। आपको भी सुनवाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। यूएस हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कल न्यूज देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल
गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसिस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू या मुस्लिम है, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। आपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है, बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लागू अध्यादेश के खिलाफ जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बुधवार को केंद्रीय अध्यादेश का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि देश के बड़े नेता केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का मतलब ही नहीं समझते। भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश का वो अधिकार नहीं मिले जो राज्यों को हासिल है। इस मुख्यमंत्री की, और मैं इतने इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े नेता जिसके पास केजरीवाल जा रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब ही नहीं समझते हैं। भाई अंतर ही नहीं समझते हैं। ये तो समझे आप कि यूनियन टेरिटरी को वो अधिकार नहीं है जो पूरे राज्य को है। जो व्यवस्था आज है दिल्ली में, और इसमें मैं ऑर्डिनेंस का समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे लगता है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की दिल्ली की व्यवस्था को नहीं पढ़ा था। लेकिन याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपको कानून में बदलाव करना है और सर्विसेज को रखना है तो आप कानून के तौर पर उसको बाय लॉ ले आइए, और वही भारत सरकार ने किया है। तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल के, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफी की मत करो यार। वो तो संविधान में लिखा हुआ है क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे। उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है। उसी की ये रीइंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महाझूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। समर्थन मांगेंगे भाई,
कहां से समर्थन मांगेंगे? जिनके कारण ये पले बड़े हुए, जिस पार्टी ने इनको धन संपत्ति दी, इतना बड़ा बनाया, आज उनके साथ उनकी नहीं बन रही है। क्योंकि दिक्कत केजरीवाल की क्या है कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहां से उसको भोजन मिलता है, हर उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसकी मदद की है, हर उस व्यक्ति को ही प्रताड़ित करता है जो उसका दोस्त या यार रहा। जब बीजेपी को उसको लगा कि अभी मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो बीजेपी को लगा कि यार ये तो हमारी ग्रुप बी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं उछल कूद करने लगती है, तो ये इनके बीच में बखराव हुआ। बाकी ये ऑपरेशन के पास जाए नहीं जाए, देखिए एक बात तय हो गई है। आप देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, विजिलेंस के आदमी को बदला। क्यों भाई, विजिलेंस क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि मालूम था विजिलेंस वाला आपके ऊपर फाइलों के ऊपर बैठा हुआ है। और रात को जो बात आई कि दरवाजे खुले विजिलेंस विभाग के और फाइलें गायब हो गई, तो फाइलें कौन सी गायब हुई? कौन सी फाइलें गायब हुई? शिक्षा विभाग की फाइलें गायब हुई क्या? हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलें गायब हुई क्या? वही फाइलें गायब हुई जो इनके आलीशान जो ये 100-150 करोड़ का घर है उसकी, और शराब घोटाले की। वहीं पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से बड़ी राहत मिली है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। वहीं इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। अरे कौन सुनता कि तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन बात करेंगे की बात नहीं, ओवैसी चला रहा गवर्नमेंट को, मैं चला रहा हूं गवर्नमेंट को। तुम्हारे चीचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं उन्होंने सुनते हूं, अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो मजमा आज बैठा हुआ है ये पैगाम दे रहा है टीआरएस को भी, बीजेपी को, कांग्रेस को भी, ये पैगाम दे रहा है। और ये बोलते हैं कि नहीं इन ऐसा कर रहे, इनकी वजह से तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। अरे तेलंगाना में अगर कोई खतरे में है तो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर्स परेशान हैं कि अब क्या होना है, क्या कर सकते। अच्छा हम बार बार, मैंने आदिलाबाद के जलसे में भी बोला, ये अमित शाह बोलते आके, क्या बोलते उन्होंने, स्टेरिंग ओवैसी के हाथ में है, हम 4% निकाल देंगे, वो कर देंगे। अरे अमित शाह साहब, अब आप बोलो स्टेरिंग मेरे हाथ में अगर है तो बीआरएस की हुकूमत ने 2500 करोड़ खारी मंदिरों के अपकीप और पुजारियों के लिए खर्चा किया, स्टेरिंग मेरे हाथ में है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।